तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्रिकेट और फिल्मी दुनिया का रिश्ता बहुत गहरा है, यह सब हम जानते हैं, लेकिन एक्टर शाहिद कपूर तो क्रिकेट के फैन हैं, जो अब क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में बल्ला चलाते नजर आ रहे हैं। और देखिए, लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर एक दोस्ताना मैच खेलते हुए खेल भावना और स्टार पावर का अनूठा संगम दिखा। एक खास शख्स शाहिद की हौसला अफजाई करने के लिए भी वहां पर मौजूद थे। देखिए खास रिपोर्ट। न तो ये किसी फिल्म की शूटिंग है, न ही कोई फिल्मी सीन है। ये है लंदन का ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स। रियल लाइफ से इतर शाहिद कपूर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर रियल में पसीना बहाते नजर आए। शाहिद का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी मीरा कपूर भी स्टेडियम में मौजूद रही। शाहिद कपूर ग्राउंड पर क्रिकेट के जूते और सफेद जर्सी पहने पूरे क्रिकेट ड्रेस में मैच खेलते नजर आए। एक्टर की इन तस्वीरों पर फैंस ने जमकर प्यार बरसाया है। एक तस्वीर में शाहिद और मीरा साथ में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें मीरा ने स्टाइलिश सफेद ड्रेस पहनी हुई है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को जमकर प्यार मिल रहा है। फैंस को लग रहा है कि शाहिद की ये तस्वीरें उनकी फिल्म जर्सी की याद दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब इंडियन फैशन वीक की बात कर लेते हैं, जिसका समापन दिल्ली में हुआ। लेकिन इस क्लोजिंग सेरेमनी में सितारों का मेला लगा। फिल्म जगत से लेकर क्रिकेट की दुनिया के सितारे भी इस महफिल में पहुंचे। लेकिन सबकी निगाहें ठहर गई इब्राहिम अली खान और राशा थड़ानी पर, जिन्होंने रैंप पर वॉक कर समा बांध दिया। इस शानदार शाम में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा भी शामिल हुए। दिल्ली में फैशन शो का जलवा, क्रिकेट जगत से लेकर एंटरटेनमेंट जगत के जुटे सितारे। दिल्ली में आयोजित इंडिया कट्योर वीक 2025 के ग्रैंड फिनाले इवेंट में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा से लेकर बॉलीवुड एक्टर्स राशा थड़ानी और इब्राहिम अली ने समा बांध दिया। अभिषेक ने इस खास मौके पर क्रीम कलर का कढ़ाईदार कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और उसी थीम का बनारसी जैकेट पहना था, जिसे उन्होंने पंजाबी जूतियों के साथ स्टाइल किया। रैंप पर उनका आत्मविश्वास और ग्रेस देखते ही बन रहा था। इसके बाद मॉडल्स के रैंप वॉक का सिलसिला शुरू हुआ। मशहूर डिजाइनर जे वलाया के खूबसूरत डिजाइनर ड्रेसेस को मॉडल्स शोकेस करते रहे। इन ड्रेसेस में पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति का शानदार समागम नजर आया। बॉलीवुड एक्टर राहुल देव और मुग्धा गोडसे भी दिल्ली में आयोजित इस फैशन शो का हिस्सा बने। उन्होंने भी रैंप वॉक कर अपने स्टारडम का जलवा बिखेरा। और फिर एंट्री हुई राशा थड़ानी और इब्राहिम अली की। दोनों ने अपने स्टाइल सेंस और जे वलाया के डिजाइनर ड्रेस में वहां मौजूद ऑडियंस का दिल चुरा लिया। दोनों ही इस हसीन फैशन शो के शो स्टॉपर बने। बचपन से I've watched my mom wear JJ Valaya, as we all know it, and I have the iconic print, the belt. It's all something I've seen like everyone wear. It's so iconic, and to be able to be here in my first ramp walk, to be wearing JJ Valaya with Hyundai and everyone else involved, it's such, I feel so grateful. राशा ने इस मौके पर काले रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था, जिस पर रेशम से एम्ब्रॉयडरी और गोल्ड मेटालिक वर्क किया हुआ था। साथ ही राशा ने अपने लहंगे को कंटेम्पररी ब्लाउज और दुपट्टे के साथ ये लुक कंप्लीट किया। आपने राशा और इब्राहिम को क्यों चूज किया शो स्टॉपर्स के लिए? Well, actually, both of them have a special. Number one, I know both their parents, so we go back a long way. But Ibrahim, as you know, is royalty, and we are all about royalty. So when I thought of which actor who has a royal lineage, he immediately came to mind. And what a wonderful guy he has. We've been vibing backstage, absolutely fabulous. And Rasha, I hold a special place because Ravina is a very dear friend. And in her heydays, I used to dress Ravina and even continue to do so even now. So Rasha's first catwalk had to be with me. करीब एक हफ्ते पहले इंडिया कट्योर वीक की शुरुआत हुई थी। इस एक हफ्ते के दौरान इवेंट में अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, तारा सुतारिया,
सारा अली खान समेत कई सितारों ने शिरकत की। अलग अलग दिनों में रैंप वॉक किया, लेकिन इवेंट के आखिरी दिन राशा और इब्राहिम ने इवेंट को शानदार के साथ साथ यादगार बना दिया। दिल्ली से क्षितिजा गोसावी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में बात हो रही है, चाय के साथ हमेशा जो कॉम्बिनेशन रहा है वो समोसे का रहा है। बिल्कुल। सबसे छोटा समोसा कितने का होगा? खाया कभी? सबसे छोटा 5 रुपए का होगा, इससे कम क्या होगा? आपने सबसे सस्ता समोसा कितने का खाया था? मैंने 5 रुपए का ही खाया है। देखिए, मैं तो 2004 में जब दिल्ली आई थी तो जहाँ रहती थी ना, बहुत छोट, पहली बार वहां देखी थी, इतना छोटा, उसको गुटकी समोसा भी बोलते हैं। 2.5 रुपए में एक समोसा मिलता था। मैंने भी बचपन में इतना छोटा समोसा खाया है। अब मैं ढूंढती रहती हूँ पर मुझे मिल नहीं पा रहा है। अब तो समोसे का रेट बहुत बढ़ गया ना। अब तो वैसे काफी महंगे हो हम गए। यहाँ चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो समोसा है ना, इट इज नॉट द टॉक ऑफ चाय पे चर्चा, ये संसद में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, ये वो जगह है जहां अक्सर भीड़ दिखाई देती है। यहाँ मौजूद तरह तरह के खाने पीने के आइटम लोगों को खूब लुभाते हैं। किसी जगह का समोसा लोगों को बेहद पसंद आता है, तो किसी को वड़ा पाव, तो किसी को इडली डोसा, कोई थाली का ऑर्डर करता है, तो कोई अलग अलग आइटम की फरमाइश करता है। खाने पीने के सभी आइटम का स्वाद अलग अलग जगह कुछ अलग अलग होता है। साथ ही आकार और मात्रा में भी अंतर होता है। यही नहीं, रेट भी अलग अलग होता है। अब इस मुद्दे को संसद में भी उठाया गया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने खाने पीने के सामान में असमानता का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में वड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी, ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। आपने भी ये जरूर गौर किया होगा कि खाने पीने का आइटम भले ही एक ही क्यों ना हो, लेकिन उसका साइज, क्वांटिटी से लेकर रेट तक में अंतर होता है। रवि किशन ने इस तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए इसको लेकर एक मानक तय किए जाने की मांग की है। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। रवि किशन ने सरकार से इसको लेकर कानून बनाने की मांग की है। अब इसको लेकर क्या कुछ होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये बात तो सही है कि लोगों को इस बात की जानकारी तो होनी ही चाहिए कि उसे खाने पीने में जो सामान दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता सही है या नहीं, मात्रा और दाम उचित है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब खबर उस उत्सव की जिसका इंतजार साल भर रहता है। बात मुंबई और महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में होने वाले दही हांडी उत्सव की हो रही है। देखिए, मुंबई में दही हांडी उत्सव की तैयारियां परवान चढ़ रही हैं, क्योंकि महज 2 हफ्ते बाद ही ये उत्सव होने वाला है। आपको दिखाते हैं इसके लिए लोगों में कितना उत्साह है, कितनी जोरदार तैयारी की जा रही है। गोविंदाओं की टोलियां दही हांडी उत्सव की तैयारियों में जुटी है। मुंबई की गली गली में इसी तरह थर पर थर, ऊंचे ऊंचे थर बनाकर विशाल पिरामिड के निर्माण की प्रैक्टिस की जा रही है, ताकि दही से भरी मटकी की ऊंचाई चाहे कितनी भी क्यों न हो, उन तक पहुँचे और उन्हें फोड़ने में कोई कठिनाई न हो। ये तैयारी शानदार दमखम के प्रदर्शन की है और तस्वीरों से ये साफ जाहिर है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन युवाओं के जोश, जुनून और हौसले में कोई कमी नहीं है। दही हांडी की तैयारी जोरों शोरों पर और देख सकते हैं किस तरीके से गोविंदा पथक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये दृश्य सिर्फ मुंबई के भांडुप इलाके का ही नहीं है, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र के हर उस कोने कोने पर इस तरह से गोविंदा पथक प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न है। इस दौरान गोविंदा के नाम से युवाओं की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर दही से भरी हांडियों को तोड़ने की परंपरा निभाती हैं। खास बात यह है कि इनमें हर वर्ग तबके के युवा भाग लेते हैं। सीएम, इंजीनियर्स, कारोबारी और पुलिस कर्मियों सहित काफी पढ़े लिखे लोग और कामकाजी युवाओं का भी इस परंपरा से लगाव है। ये गोविंदा पथक है। ये गोविंदा पथक ये एक ऐसा गेम है जो गेम में हर क्वालिटी के जो यूथ रहते वो इसमें जमा होते। और हमारे शिवनेरी गोविंदा को पथक की एक स्पेशलिटी ये है कि हमारे शिवनेरी गोविंदा पथक में जो भी शामिल गोविंदा है वो सब कुछ जो भी है वो सब एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है। अपनी व्यस्त रूटीन में से समय निकालकर ये युवा बड़े उमंग और उत्साह के साथ दही हांडी उत्सव में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी की सांस्कृतिक परंपरा को अब साहसिक खेल का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो इस सालाना उत्सव में शरीक होने वाले गोविंदा अपने जरिए ये संदेश भी दे रहे हैं कि युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्समैनशिप भी तो जरूरी है, ताकि न केवल युवाओं का शारीरिक और सामाजिक विकास हो, बल्कि वो इस खेल में भी सबसे आगे रहे। शिवनेरी गोविंदा पथक टीम प्रो गोविंदा लीग के टॉप टीमों में चुनी गई। लिहाजा ये युवा दही हांडी के उत्सव के साथ साथ प्रो गोविंदा गेम की फिनाले की भी तैयारी में जुटे हैं। तो हमारा विजन बहुत बड़ी है। हमारी विजन इतनी बड़ी है कि ये प्रो गोविंदा का सीजन में पार्टिसिपेट करके हमको टाइटल ही नहीं लेना है, इसके साथ हमारा नेटवर्क और डेवलप करना है। हमारे जो पार्टिसिपेंट गोविंदा है उनको बहुत नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे किधर किधर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दही हांडी उत्सव के लिए हर गोविंदा टीम में 150 से 200 तक युवा भाग लेते हैं और सबकी तमन्ना न केवल इसमें शामिल होकर दही हांडी फोड़ना या प्रो गोविंदा लीग में जीत हासिल करके खिताब पाना ही नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए काम करना भी है। यही वजह है कि दही हांडी उत्सव में विजेता टीमों को मिलने वाली इनाम की रकम भी आमतौर पर सामाजिक कार्यों में ही खर्च की जाती है और इसके जरिए समाज में समानता, एकता और समरसता की अलग जगाई जाती है, जिसके लिए इनका चश्मा देखने के लायक होता है। बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। अच्छा, वाकई में फीलिंग आ गई है, दही हांडी वाली फीलिंग आ गई है। महाराष्ट्र मुंबई का एक बहुत बड़ा त्योहार जिसकी तैयारी अभी से शुरू। फिर एक बार पिरामिड, ये देखिए, जान जोखिम में डालकर, हालांकि बहुत अच्छे मेडिकल एंड बहुत सारी सेफ्टी चीजें आजकल यहाँ पर रखी गई हैं, लेकिन फिर भी कितनी ललक है इस त्योहार को मनाने के लिए। ये वो ग्रेजुएट लोग हैं जो सुबह से निकले हैं काम पर और अब अपने घर पर आए हैं। थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद फिर से यहाँ पर तैयारी शुरू है और जल्द ही महाराष्ट्र और मुंबई के हर सड़कों पर दही हांडी और स्पेशली गोविंदा पथक के इस तरह के दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। चलिए अब खबर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई। जी हाँ, भाई बहन के प्यार का ये पर्व है रक्षाबंधन का त्यौहार, जो कि करीब आ रहा है, तो देश भर में इसकी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। और रक्षाबंधन के इस अवसर पर पलसाड़ की महिलाएं देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को राखी भेजने वाली हैं। तो वाराणसी की महिलाएं पीएम मोदी के लिए राखी तैयार कर रही हैं। वहीं यूपी के सहारनपुर में इस अवसर पर एक खास पहल की गई है। देखिए खास रिपोर्ट।
राखियां ही राखियां, सैकड़ों नहीं हजारों राखियां। रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ रहा है, तो इतनी बड़ी तादाद में राखियों के ये ढेर यहाँ पर खास मकसद से रखे गए हैं। ये तस्वीरें गुजरात में वलसाड के वापी की हैं। यहाँ से ये राखियाँ सरहदों पर तैनात उन जवानों को भेजी जाएंगी जो दिन रात अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की रक्षा में लगे हुए हैं। ये व्रत है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये इवेंट नहीं है। ये व्रत लिया हुआ है 2013 में और अभी है 2025, तो पिछले 12 सालों से ये काम चल रहा है। ये व्रत हम सब लोग मिलके इस व्रत को बहुत खुशी से हम इसे व्रत मनाते हैं और बहुत खुशी भी होती है। वापी के गैर सरकारी संगठन शौर्य रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से वीर जवानों को हर साल राखियां भेजी जाती है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के कई सदस्य खुद भी सरहदों पर जाते हैं और बहादुर सैनिकों की कलाई पर राखी बांधते हैं। उन्हें पूरे देश के प्यार, आशीर्वाद, एकता की भावना और विश्वास का संदेश देते हैं। ये तीसरा साल है मैं कारगिल उरी तक जाती हूँ। वहाँ जाती हूँ तो मेरी उम्मीद भी बढ़ती है, मेरा हौसला भी बढ़ता है। जो चीज़ें नहीं देखी वो मुझे देखने को मिलती है कि हम कितना भी ऊपर हो, लेकिन वहाँ हमारे जवान किस प्रकार काम करते हैं। रक्षाबंधन का पावन त्योहार नजदीक है, तो वलसाड से वाराणसी तक राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना परवान चढ़ती नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाएं मिलजुल कर अपने हाथों से राखियां बना रही हैं और प्रधानमंत्री को भेजने की तैयारी कर रही हैं। ये महिलाएं बड़े उत्साह के साथ राखियां बना रही हैं और इसके जरिए पीएम मोदी तक प्रेम और सामाजिक सद्भाव का संदेश पहुंचाना चाहती हैं। ये महिलाएं रक्षाबंधन के अवसर पर न केवल ऑपरेशन सिंदूर बल्कि महिलाओं के कल्याण के लिए उठाए गए सभी कदमों पर उनके प्रति आभार व्यक्त कर रही हैं। आज हम सभी मुस्लिम हिंदू बहनों ने मिलकर अपने भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राखी बनाई है, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की है और एक विशेष राखी बनाई है ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि इस समय हम सभी भारत की बेटियों पर को ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत गर्व है, क्योंकि ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदूर का बदला चुकाया। और जिस तरह से हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी सब मिलकर उनके लिए कुछ करें और हम सब मुस्लिम और हिंदू बहनें मिलकर उनके लिए सलामती की दुआएं कर रहे हैं, गीते गाया जा रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार के माध्यम से इस बार देश में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की भी एक अनूठी पहल सहारनपुर में की गई है। यहाँ देसी गाय के गोबर से रंग बिरंगी और आकर्षक राखियाँ बनाई जा रही हैं, जिनमें तुलसी के बीज भी डाले गए हैं। ये पहल सहारनपुर की शांखभरी कान्हा उपवन गौशाला की ओर से की गई है। आप उपयोग के उपरांत इन राखियों को जब अपने गमले में डाल देंगे, घर के गमलों में, तो ये राखियां खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और जो इनमें तुलसी का बीज है वो तुलसी के पौधे के रूप में आपके गमले में आ जाएगा। और अगर हम दूसरी राखियों से इसको कंपेयर करें तो बाकी राखियां जहां 100, 200, 250 इस तरह से मार्केट में इनका मूल्य है, हमारी राखी का मूल्य मात्र 10 रुपए है, यानी किसी भी व्यक्ति को वो आसानी से मिल सकती है। इन राखियों की बिक्री ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी की जाएगी, लिहाजा ये पहल इस गौशाला की आमदनी बढ़ाने में भी होगी और इससे हासिल रकम का इस्तेमाल गौशाला के विकास में होगा। पिछले साल यहाँ राखी बनाने का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। कामयाबी मिलने पर इस परियोजना को इस बार भी जारी रखा गया है। सहारनपुर से राहुल कुमार, वाराणसी से रोशन जायसवाल और वलसाड से कौशिक जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के पावन महीने में बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। कांवड़ यात्रा भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन शिव भक्तों का जोश अभी भी देखते ही बन रहा है। बिल्कुल, सावन का आखिरी सोमवार आने वाला है। ऐसे में हम एक खास कांवड़ का दीदार आपको करवा रहे हैं, जिसमें शिव भक्ति और देशभक्ति की झलक एक साथ आपको नजर आएगी। ये देशभक्ति और शिव भक्ति का संगम है। सावन का पावन महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है।
4 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार है। ऐसे में 51 कांवड़ियों का ये जत्था बोल बम और भारत माता के जयकारों के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अब इंतजार उस पल का है जब कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। बिहार के भागलपुर में इन दिनों श्रावणी मेला चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर डिजाइन की गई ये कांवड़ यहाँ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस खास कांवड़ को तैयार करने में शिव भक्तों को करीब 45 दिन लगे, जिसमें सेना के शौर्य के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी झलक दिख रही है। इस बार का थिंकिंग हम लोग ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को टेस्ट किया था, उस थिंकिंग से इस बार हम लोग सोचे कि सुल्तानगंज से हम लोग पानी उठा कर देवघर के लिए निकलेंगे। तो वही झलक हम लोग योगी आदित्यनाथ, अपने मुख्यमंत्री यूपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छवि देके इंडियन सेना को हम लोग ये सैल्यूट कर रहे हैं। इस अनोखी कांवड़ यात्रा में कहीं देश प्रेम दिख रहा है तो कहीं सैन्य उपकरण के प्रतीक इस यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर शिव भक्तों का जोश हाई है। उन्हें अब अपनी मंजिल का इंतजार है। साथ ही मन में एक उम्मीद है कि इस कांवड़ के जरिए राष्ट्रभक्ति और शिव भक्ति का संदेश युवाओं को प्रेरणा देगा। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ, गुड न्यूज टुडे। नई वर्ल्ड चेस चैंपियन दिव्या देशमुख का अपने होम टाउन नागपुर पहुंचने पर स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने, उनका वेलकम करने के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं दिव्या का शानदार स्वागत, साथ ही सुनाते हैं उनके चेस के कामयाब सफर की कहानी जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है। शतरंज की नई वर्ल्ड चैंपियन जब अपने होम टाउन नागपुर पहुंची तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। दिव्या की खुशी और कामयाबी मानो ये बता रही थी कि ये तो शतरंज की बिसात पर महज आगाज है। दिव्या ने जॉर्जिया के बटुमी में फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में हमवतन कोनेरू हम्पी को हराकर ये विश्व खिताब अपने नाम किया। उन्नीस साल की दिव्या ने न केवल फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीता, बल्कि इस जीत के साथ ग्रैंडमास्टर का खिताब भी हासिल किया, जिसके बाद उनके होम टाउन नागपुर में जीत का जश्न और अपने चैंपियन का जोरदार स्वागत तो बनता है। एयरपोर्ट पर न केवल उनको बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हुआ, बल्कि दिव्या भी खुद को मिल रहे प्यार और सम्मान से बेहद खुश नजर आई। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इतने सारे लोग आए हैं, चेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। दिव्या देशमुख नागपुर की रहने वाली हैं। इनके माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। दिव्या की स्पोर्ट्स की तरफ रुचि उनकी बहन के बैडमिंटन में जाने के बाद आई, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशन में बैडमिंटन की जगह शतरंज को सिलेक्ट किया। दिव्या देशमुख ने 5 साल की उम्र में साल 2012 में नेशनल अंडर 7 चैंपियनशिप जीती थी। इसके बाद दिव्या ने डर्बन में हुआ अंडर 10 टूर्नामेंट जीता। दिव्या ने ब्राजील में हुए अंडर 12 टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया। दिव्या साल 2023 में इंटरनेशनल मास्टर बनी और फिर साल 2024 में दिव्या ने वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स अंडर 20 चैंपियनशिप जीती थी। दिव्या 3 चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी हैं और अब दिव्या देशमुख ने महिला चेस वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया। यहाँ दिलचस्प बात ये रही कि दिव्या का मुकाबला हमवतन कोनेरू हम्पी से था। इस कांटे के मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही खिलाड़ियों ने पूरी जान लगाई, मगर जीत दिव्या के हाथ आई। उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये कि इस बार फिडे वर्ल्ड कप में भारतीयों का दबदबा साफ नजर आया। दिव्या और कोनेरू ने चाइनीज वॉल तोड़कर फाइनल में जगह बनाई और विश्व कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने 2 भारतीय खिलाड़ी थीं। फिलहाल तो जहां पहले से कोनेरू हम्पी शतरंज की माहिर खिलाड़ी हैं, तो अब शतरंज की बिसात पर एक और नया नाम, नया सिकंदर बनी है दिव्या देशमुख, जिनकी जीत के किस्से आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के शतरंज प्रेमियों की जुबान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं उस बेटी की जिसने विदेश में मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। बायोलॉजी से जुड़ी एक
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इस बेटी ने दूसरा स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। देश को गौरवान्वित करने वाली 15 साल की भव्या गुणवाल को 36वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में दूसरा स्थान हासिल करने पर सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। वो हरियाणा की रहने वाली हैं, लेकिन जयपुर में रहकर पढ़ाई करती हैं। विज्ञान में शुरू से उसकी दिलचस्पी रही है और वो इससे पहले प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। साइंस में मुझे इंटरेस्ट था और बायोलॉजी स्पेशली, क्योंकि बायोलॉजी मतलब आपका पूरा नेचुरल साइंसेस, पूरा जो आपके अराउंड सब एनवायरनमेंट है उसका स्टडी है पूरा, तो आपको लाइफ को समझने के लिए बायोलॉजी है लाइफ के लिए, इसलिए मुझे बायोलॉजी में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। तो उसी अपने पैशन को परस्यू करते हुए मैंने अभी IBO में पार्टिसिपेट करा। राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली में चल रहे एक ऐसे वेलनेस सेंटर जहां परिवार को जोड़ने के लिए काउंसलिंग की जाती है। और देखिए, इस वेलनेस सेंटर में बीमारियों का नेचुरोपैथी से इलाज भी किया जाता है। इस वेलनेस सेंटर का नाम अर्थ 11 है, जिसका मकसद लोगों को प्रकृति के करीब लाना और बुजुर्गों को नई पीढ़ी से जोड़ना है। चारों तरफ हरियाली के बीच बांस की बनी ये झोपड़ियां और इन झोपड़ियों की दीवार और फर्श पर मिट्टी और गोबर का लेप, जो देखने में किसी गांव के घर जैसा है, लेकिन ये है एक वेलनेस सेंटर जिसे आशीष और उनकी मां ने मिलकर तैयार किया है, जिसका मकसद बेहद अनोखा भी है। इस वेलनेस सेंटर में शहर की चकाचौंध नहीं, बल्कि एकांत और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। परिवार के लोगों को एक दूसरे से कैसे जोड़े, इसके लिए यहाँ पर तमाम सारी चीजें होती हैं और उसके लिए अलग अलग ऐसी छोटी छोटी हट बनाई गई हैं। और इन हट्स का नाम भी जो रखा गया है वो भी बहुत यूनिक तरीके से रखा गया है। आप देखिए, ये जो हट है इसका नाम रखा गया है केवल कृष्ण कक्ष। ये हट भी आप देखिए बैम्बू से तैयार की गई है, मतलब सारी चीजें नेचुरल हैं। इनका नाम भी रखा गया केवल कृष्ण कक्ष। इसके बगल में अगर आप जाएंगे हट पर तो उसका नाम है दर्शनी कक्ष। ये नाम कहाँ से आया, इतने यूनिक नाम? आशीष जी, नाम कहाँ से रखे आपने? ये मेरे दादा दादी के नाम पे है और मुझे लगता है कि जब लोग, नाम क्या था? दादाजी का नाम मेरा केवल किशन शर्मा था। अच्छा, जो ये वाली हट? जी हाँ जी। और दादी का नाम दर्शनी देवी था। और मुझे लगता है कि ना हमारी पीढ़ी को अपने पितरों से कनेक्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं। दिल्ली के समयपुर बादली में मौजूद इस वेलनेस सेंटर का नाम अर्थ 11 है, जहां न सिर्फ परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए काउंसलिंग की जाती है, बल्कि बीमारियों का भी नेचुरोपैथी से इलाज होता है। इस वेलनेस सेंटर में योग साधना और मेडिटेशन और साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन की भी व्यवस्था है। देखिए, इस जगह की सबसे खास बात ये भी है, कई बातों में से, कि यहाँ पर आपको जो भोजन है वो सात्विक मिलेगा। अब भोजन का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है। आपको यहाँ चाय मिलेगी, लेकिन जो चाय होगी ना वो भी बिल्कुल सात्विक होगी। जो आप अपने घर में चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं वो चाय पत्ती नहीं होगी। लेमन चाय है ये, बट इसके अंदर हम लेमन ग्रास मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, सारा ऑर्गेनिक गुड़ रहता है और नींबू रहता है और नींबू के पत्ते भी ऐड ऑन करते हैं। पर मैं फिर भी एक बात कहता हूँ कि भाव बहुत प्यारी चीज़ है। लोग भाव मिलाना भूल जाते हैं। हम हर एक चीज़ यहाँ पे स्नेह से परोसते हैं, तो वो स्नेह का भी एक प्यार होता है। अब जैसे बच्चे बीमार पड़ते हैं, जनरेशन बीमार पड़ती है, तो पहली चीज़ ये होती है कि हमारा सलाइवा बनना बंद हो जाता है, लार, मुंह की लार। तो वो ये चाय लार बनाती है। दूसरा, आपका पेट ठीक रहता है, और पेट ठीक है तो आधी तो चीज़ें वैसे ठीक है। अब स्ट्रेस एंजाइटी इतनी होगी ना लोगों के पास कि लोग मतलब फ्रेश तक नहीं हो पाते हैं, और फिर सारा दिन वो अपसेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन और एंगर एंजाइटी इश्यूज और एड ऑन होते हैं। तो बेटर ये कि आप छोटी छोटी चेंजेस लेके आए अपने जीवन में, और एवरीथिंग कैन बी चेंज आफ्टर दैट। 35 साल के आशीष पेशे से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने नेचर और अध्यात्म की खोज में समय बिताना ज्यादा मुनासिब समझा। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने ये वेलनेस सेंटर शुरू किया। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हो आप, वो छोड़कर ये करना, ये बात शुरू कहाँ से हुई? मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा कि 2017 में मैंने कुछ बच्चे रेस्क्यू किए थे चाइल्ड ट्रैफिकिंग से। फिर कुछ कृष्ण भगवान का हमेशा हाथ में बोलता हूँ भी, ये एक व्यापकता के तौर पर, कि मैं दिल्ली से वृंदावन गया नंगे पैर, और वहाँ पे बाकी बिहारी जी के दर्शन से कुछ एक अनुभूति सी हुई।
और घर आते मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे पूरे भारत के भ्रमण में निकलने वाला हूँ। मैं कन्विक्शन फोर्स की हमेशा बात भी करता हूँ लोगों से कि आपके पीछे एक फोर्स हमेशा रहती है। और मैं आज लगभग 24 महीने हो गए हैं इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए लगभग, और कोई दिन ऊर्जा कम नहीं हुई है। मतलब एनर्जी लेवल हमारा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है किसी तरीके से। चाहे संसाधन जुड़ते गए, बस ऊर्जा कम नहीं हुई, संसाधन जुड़ते गए। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस सेंटर की, वो मैं आपको बताऊं कि इस सेंटर का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी उम्र बढ़े, ताकि जो कल्चरल चीज़ें हैं, आपकी जो पारंपरिक चीज़ें हैं, आपकी जो संस्कृति है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। ये सेंटर कमर्शियल यूज के लिए तैयार किया गया है, लेकिन असल में इस सेंटर के जरिए लोग अपने बनते बिगड़ते रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अकेलापन, लोनलीनेस, हर कोई इस स्थिति से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन अगर घर में आप अकेले हो, साथ खेलने या फिर वक्त बिताने वाला कोई ना मौजूद हो, ऐसे हालात में इंसान की सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। नौजवान तो कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन 60 साल के ऊपर वाले लोग 4 दीवारों में अकेलेपन का एहसास करते हैं। लेकिन अगर आप वेनेजुएला के काराकास में रहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक खास क्लब आपका इंतजार कर रहा है, देखिए। अतरंगी डांस मूव्स, शानदार म्यूजिक, ये पहल वीरान जिंदगी में रंग घोलने की है। ये नजारा अकेलेपन से निकलकर नाचने गाने और जिंदगी को हंसकर गुजारने का है। तस्वीरें वेनेजुएला से आई हैं। यहाँ बुजुर्गों के लिए खास तरह का क्लब बनाया गया है, जिसमें नाचते गाते ये लोग सुकून के पल गुजार सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जिंदगी में साथियों की कमियां देखने को मिलती हैं। किसी का बेटा उनसे दूर है तो कोई अपनी बेटी की याद में घर में अकेला बैठा है। ऐसे में बुजुर्ग लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए अनूठी पहल की गई है। ऐसे बुजुर्ग जो अपने बाल बच्चों और नाती पोतों से दूर अकेलेपन में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके जीवन में रंग भरने के लिए ये अनूठा क्लब बनाया गया है, जिसे क्लब टोबियाज नाम से जाना जाता है। यहाँ न उम्र की सीमा है, न कोई पाबंदी। इस अनोखे क्लब में इन लोगों का अकेलापन दूर होता है और समय आसानी से कट जाता है। 90 साल से ऊपर के भी कई बुजुर्ग इस क्लब में आते हैं और संगीत नृत्य का मजा लेते हैं। वेनेजुएला में पूरी आबादी का करीब 12% यानी करीब 35 लाख आबादी बुजुर्ग लोगों की है। युवा लोग जहां नौकरी चाकरी और काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, वहीं बुजुर्गों के लिए समय गुजारना मुश्किल होता है। तो जगह जगह ऐसे क्लब बनाने की पहल की गई है, जहां बुजुर्गों को वक्त गुजारने और हंसने मुस्कुराने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।